व्योमकेश को घर की चारदीवारी से बाहर निकालना किसी युद्ध जीतने जैसा था। पिछले 30 दिनों से उसकी दुनिया उन भारी भरकम फाइलों तक सिमट गई थी जिनमें एक जालसाजी का मामला छिपा था। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी पहर तक वह उन कागजों में इस तरह खोया रहता मानो उन्हीं पन्नों के बीच से अपराधी का चेहरा उभर कर सामने आ जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे उस रहस्य की गुत्थियां उलझती जा रही थीं, वैसे वैसे उसके शब्द भी कम होते जा रहे थे। पहले तो वह कभी कभार बातचीत कर लेता था, पर अब तो पूरे दिन मौन साधे बैठा रहता। इस लगातार मानसिक श्रम का असर अब उसके चेहरे पर दिखने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे और त्वचा का रंग फीका पड़ता जा रहा था। जब भी मैं उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता जताता, वह बड़ी सख्ती से मेरी बात काटते हुए कहता, अजीत, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। उस शाम मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं उसे घर से बाहर ले जाकर रहूंगा। मैंने दृढ़ता से कहा, व्योमकेश, अब बस भी करो, मैं आज तुम्हारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं हूं। आज शाम हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम्हें कम से कम 2-3 घंटे ताजी हवा में बिताने की सख्त जरूरत है। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। कोई बहाना नहीं चलेगा व्योमकेश, तुम्हारा जालसाज 2 घंटों में कहीं भाग नहीं जाएगा। चलो, अभी तैयार हो जाओ। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अनमने मन से फाइलों को एक तरफ खिसका दिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उसी केस की उलझन तैरती दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि भले ही उसका शरीर मेरे साथ चल रहा हो, उसका मन अभी भी उन्हीं कागजों में उलझा हुआ था। हम दोनों झील के किनारे टहल रहे थे। शाम का समय था और आसमान में सूरज की लालिमा धीरे धीरे फैल रही थी। झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं और दूर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। हवा में एक सुकून भरी ठंडक थी जो मन को शांति देती थी। व्योमकेश धीरे धीरे चल रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी वही गंभीरता थी। तभी अचानक मेरी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वह व्यक्ति हमारी तरफ ही आ रहा था। मैंने ध्यान से देखा और पहचान गया। यह तो मोहन था, मेरा पुराना सहपाठी जो इंटरमीडिएट तक मेरे साथ पढ़ा था। उसके बाद उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया था और तब से हम दोनों का संपर्क टूट गया था। मैंने उत्साह से आवाज लगाई, अरे, तुम मोहन हो ना? यह तो बड़ी खुशी की बात है। मोहन चौंक कर रुका। फिर मुझे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। अरे अजीत, यह कैसा सुखद आश्चर्य है। कितने सालों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है। कैसे हो तुम? कहाँ रह रहे हो आजकल? सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हम दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर मैंने उसका परिचय व्योमकेश से कराया। मोहन, यह है व्योमकेश बक्सी, और व्योमकेश, यह है डॉक्टर मोहन, मेरा पुराना मित्र। मोहन के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता का मिला जुला भाव आ गया। वह बोला, ओह, तो आप ही हैं व्योमकेश बक्सी। आपसे मिलकर वाकई में बेहद खुशी हुई। सच कहूं तो मैं कई बार सोचता था कि जो अजीत बंद्योपाध्याय व्योमकेश बक्सी के रोमांचक वृतांत लिखता है, कहीं वह मेरा पुराना दोस्त अजीत तो नहीं। लेकिन मैं कभी पूरी तरह निश्चित नहीं हो पाता था। आज आप दोनों को एक साथ देखकर मेरा संदेह दूर हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो आजकल तुम क्या कर रहे हो मोहन? मैं कोलकाता में ही प्रैक्टिस कर रहा हूं, मोहन ने जवाब दिया। काफी व्यस्त रहता हूं, लेकिन काम संतोषजनक है। हम तीनों साथ साथ झील के किनारे टहलने लगे। शाम की हवा अब थोड़ी और ठंडी हो गई थी। दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी और रास्ते पर कुछ लोग इत्मीनान से टहल रहे थे। हम लोग पुरानी यादों में खो गए। बातचीत का सिलसिला चलता रहा और समय पंखों की तरह उड़ता चला गया। लेकिन इस पूरे समय मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि मोहन कुछ कहना चाह रहा है। वह बार बार कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता और फिर रुक जाता। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बात उसके मन में घर कर गई हो और वह उसे बाहर निकालना चाह रहा हो, लेकिन किसी कारणवश हिचक रहा हो। व्योमकेश ने भी शायद इस बात को भांप लिया था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन झिझक रहे हैं। कृपया संकोच न करें। जो भी मन में है खुलकर बताइए। मोहन ने थोड़ा असहज होते हुए कहा, दरअसल एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता था, लेकिन मुझे इसे बताने में थोड़ा संकोच हो रहा है। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, सच कहूं तो यह समस्या इतनी छोटी और तुच्छ लगती है कि मुझे नहीं लगता कि आप जैसे व्यक्ति को इससे परेशान करना उचित होगा। मैंने उसे उत्साहित करते हुए कहा, अरे मोहन, तुम बेझिझक बताओ, और देखो, कम से कम इससे व्योमकेश को कुछ समय के लिए उस जालसाज के केस से छुटकारा मिल जाएगा जो उसके दिमाग पर सवार है। जालसाज? मोहन ने जिज्ञासा से पूछा।
मैंने संक्षेप में पूरी बात बता दी। मोहन ने सुना और फिर बोला, यह तो ठीक है, लेकिन व्योमकेश बाबू, मुझे डर है कि आप मेरी समस्या सुनकर हंस देंगे। व्योमकेश ने गंभीरता से कहा, यदि आपकी समस्या हंसने लायक होगी तो मैं जरूर हंसूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपको देखकर, आपके चेहरे पर की चिंता की लकीरों को देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यह हंसने वाली बात है, बल्कि मुझे तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि यह समस्या आपको अंदर ही अंदर काफी परेशान कर रही है और आप इसे सुलझाने के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं। मोहन का चेहरा खिल उठा। उसने राहत की सांस ली और बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं व्योमकेश बाबू। हो सकता है कि दूसरों को यह समस्या बेहद सामान्य या मामूली लगे, लेकिन मेरे लिए तो यह एक ऐसी पहेली बन गई है जो मुझे रात दिन परेशान कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने अपनी बुद्धि, अपने अनुभव, अपने सामान्य ज्ञान का भरपूर उपयोग किया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बूढ़ा बीमार व्यक्ति, जिसका पूरा शरीर लकवे की चपेट में है, जो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकता, वह रोज किस तरह मुझे चकमा दे रहा है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार को, जो उस पर कड़ी नजर रखे हुए है, उन सबको भी धोखा दे रहा है। इस बीच हम लोग एक बेंच के पास पहुंच गए थे। शाम का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था और झील के किनारे की बत्तियां जलने लगी थी। हवा में नमी की हल्की सी खुशबू थी। हम तीनों बेंच पर बैठ गए। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं आपको विस्तार से सारी बात बताता हूं। मैं एक बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार का पारिवारिक चिकित्सक हूं। यह परिवार बहुत पुराना है, उस जमाने का जब कोलकाता शहर बसना शुरू हुआ था। उनके पास अपार संपत्ति है और आय के कई स्रोत हैं। इसके अलावा वे शहर के एक पूरे बाजार के मालिक हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे बाजार का किराया कितना होगा। उनकी आर्थिक स्थिति का यही पैमाना काफी है। मोहन ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और हम दोनों को पेश किया। फिर खुद एक सिगरेट जलाते हुए आगे बोला, इस घर के मुखिया का नाम नंदूलाल बाबू है और वही मेरे मरीज हैं। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने हर तरह के बुरे शौक और व्यसन अपना लिए थे। परिणाम यह हुआ कि 50 साल की उम्र आते आते उनका शरीर पूरी तरह जवाब दे गया। उनका शरीर अब रोगों का घर बन चुका है। काफी समय से उन्हें गठिया ने जकड़ रखा है और अब तो लकवा भी मार चुका है। उसने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और कहा, हमारे चिकित्सा व्यवसाय में एक कहावत है, किसी मरीज की मौत कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। असली आश्चर्य तो यह है कि वह अब तक जीवित कैसे है। मेरा मरीज नंदूलाल बाबू इस कहावत का सबसे अच्छा उदाहरण है। मोहन ने थोड़ी देर रुककर अपनी सिगरेट पर कश लगाया। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, जैसे वह किसी बेहद अप्रिय चीज के बारे में बात करने जा रहा हो। वह बोला, नंदूलाल बाबू के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना हो तो मैं कहूंगा कि मैंने अपने पूरे जीवन में इतना घृणित, इतना निकृष्ट इंसान नहीं देखा। वे बदतमीज हैं, अभद्र हैं, हर समय गालियां देते रहते हैं, धोखेबाज हैं, चालाक हैं और पूरी तरह से दुष्ट हैं। उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, लेकिन किसी के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। वे आज भी उसी नरक में जीना चाहते हैं जिसमें वे अपनी जवानी में जीते थे, लेकिन अब उनके शरीर ने साथ छोड़ दिया है। उनकी शारीरिक क्षमता खत्म हो चुकी है और अब वे उन सब चीजों को सहन करने की स्थिति में नहीं रहे। इसलिए उनके मन में सबके प्रति एक भयंकर नफरत और द्वेष भरा हुआ है, जैसे सब लोग उनकी इस दयनीय दशा के जिम्मेदार हों। व्योमकेश ध्यान से सुन रहा था। मोहन आगे बोला, वे हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी को किसी तरह दोषी ठहराया जाए और फिर उस पर गालियों की बौछार की जाए। उनका शरीर बेहद कमजोर है। उन्हें दिल की बीमारी भी है, इसलिए वे अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। वे पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर दुनिया भर को कोसते रहते हैं और लिखते रहते हैं, लिखते ही चले जाते हैं। लिखते हैं? मैंने जिज्ञासा से पूछा। क्या लिखते हैं वे? मोहन ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, उन्होंने अपने मन में यह भ्रम पाल लिया है कि वे एक महान साहित्यकार हैं, इसलिए वे कभी काली स्याही से तो कभी लाल स्याही से पन्नों के पन्ने भरते जाते हैं। प्रकाशकों को भी वे जमकर गालियां देते हैं। उनका मानना है कि सभी उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और इसीलिए उनकी रचनाएं छापने से इनकार कर रहे हैं। अद्भुत, मैंने कहा। पर वे लिखते क्या हैं? कहानियां, उपन्यास या फिर कोई आत्मकथा? मोहन के चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। उसने कहा, एक बार मैंने गलती से उनके लिखे हुए पन्नों पर नजर डाल दी थी। उसके बाद मुझ में फिर कभी वह हिम्मत नहीं हुई। अगर तुम उस कचरे को पढ़ लो तो कोई देवता भी तुम्हें शुद्ध नहीं कर पाएगा। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, आज के जमाने के प्रयोगवादी और बोल्ड लेखक भी उसे पढ़कर चक्कर खा जाएंगे। व्योमकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
मैं उस व्यक्ति के चरित्र की कल्पना कर सकता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप मुझे यह बताइए कि असल समस्या क्या है? आप किस बात से इतने परेशान हैं? मोहन ने अपनी सिगरेट बुझाई और एक नई सिगरेट निकालकर जलाई। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद आप सोच रहे होंगे कि इतने भयानक स्वभाव वाले व्यक्ति में कोई और विशेषता नहीं हो सकती, लेकिन नहीं, उनमें एक और गुण है, या कहूं कि एक और बुराई है, और वह है एक अजीब और गरीब और भयानक नशा। उसने सिगरेट के कुछ कश लगाए और फिर बोला, व्योमकेश बाबू, आपका तो नशेड़ियों और दुराचारी लोगों से रोज पाला पड़ता होगा, जो शराब पीते हैं, गांजा फूंकते हैं, कोकीन सूंघते हैं और न जाने कौन कौन से घिनौने नशे करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान मकड़ी का रस पीता हो? मैं तो एकदम चौंक गया। मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, क्या मकड़ी का रस? यह क्या बला है? मोहन ने समझाते हुए कहा, कुछ खास प्रजाति की मकड़ियां होती हैं, उनके शरीर से एक विशेष प्रकार का जहरीला रस निकाला जाता है, उसी रस का नशा किया जाता है। व्योमकेश एकदम सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। वह जैसे अपने आप से ही बुदबुदाया, टेरेंटुला का जहर। हाँ, टेरेंटुला डांस। यह एक समय स्पेन में बहुत प्रचलित था। जब टेरेंटुला मकड़ी किसी को काट लेती थी तो लोग घोड़े की तरह नाचने लगते थे। यह एक बेहद खतरनाक जहर है। मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा है, लेकिन हमारे देश में, भारत में, मैंने आज तक किसी को इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा। मोहन ने उत्साह से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेरेंटुला का जहर। यह दक्षिण अमेरिका की स्पेनिश अमेरिकी जनजातियों में काफी प्रचलित है। टेरेंटुला का जहर वास्तव में बहुत घातक होता है, लेकिन जब इसे बहुत कम मात्रा में लिया जाता है तो यह मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में एक अजीब सी झंझनाहट और सनसनी पैदा कर देता है। और आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति एक बार इस नशे का आदी हो जाता है वह इसके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन इसका लगातार सेवन जानलेवा होता है। ऐसा नशेड़ी निश्चित रूप से लकवे से मरता है। मोहन ने एक क्षण रुककर हम दोनों की ओर देखा और फिर बोला, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नंदूलाल बाबू ने यह खतरनाक शौक अपनी जवानी में ही शुरू कर दिया होगा। मोहन ने आगे की कहानी सुनाना जारी रखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी थकान और निराशा घुली हुई थी। वह बोला, जब उनका शरीर पूरी तरह से अपंग हो गया तब भी नंदूलाल बाबू ने उस भयानक नशे को नहीं छोड़ा। उनकी लत इतनी गहरी थी कि उन्हें अपनी जान की परवाह तक नहीं रही। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे उनका पारिवारिक चिकित्सक बनने में करीब 1 साल हो चुका है। जब मैंने उनका इलाज शुरू किया तब तक वे उस जहरीले रस के पूरी तरह गुलाम बन चुके थे। सबसे पहला काम जो मैंने किया वह था उस नशे पर पूरी तरह रोक लगाना। मैंने उन्हें बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी बचानी है तो उन्हें यह खतरनाक आदत तुरंत छोड़नी होगी। मोहन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह बोला, शुरुआत में तो बहुत विवाद हुआ। नंदूलाल बाबू किसी भी कीमत पर अपना नशा छोड़ने को राजी नहीं थे। वे चिल्लाते, गालियां देते, धमकियां देते, और मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं उन्हें यह जहर लेने नहीं दूंगा। आखिरकार मैंने उनसे सीधे सीधे कह दिया कि मैं इस घर में उस जहर को घुसने ही नहीं दूंगा। मैं देखता हूं कि वे उसे कैसे हासिल करते हैं। मोहन ने अपनी सिगरेट की राख छाड़ते हुए कहा। इस पर नंदूलाल बाबू ने एक विचित्र हंसी के साथ जवाब दिया था, अच्छा, तो यह बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं देखता हूं कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। मैं अपना नशा करता रहूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह हमारे बीच एक जंग शुरू हो गई। मोहन ने हम दोनों की तरफ देखा और बोला, सौभाग्य से उस परिवार के सभी लोग मेरे साथ थे। उनकी पत्नी, उनके बेटे, सब उन्हें इस जहर से बचाना चाहते थे। इसलिए घर के अंदर एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाना आसान हो गया। हमने एक योजना बनाई। उनकी पत्नी और दोनों बेटों ने बारी बारी से उनके कमरे की पहरेदारी करने का फैसला किया। उद्देश्य यह था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उस कमरे में वह जहर लेकर न जा सके। वह थोड़ा रुका और फिर बोला, खुद नंदूलाल बाबू तो पूरी तरह से लाचार थे। उनका शरीर इतना कमजोर था कि वे अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। बाहर जाकर खुद वह जहर लाना तो दूर की बात थी। इतनी कड़ी निगरानी के बाद मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा संतुष्ट हो गया था। लेकिन मोहन के चेहरे पर अचानक एक गहरी निराशा छा गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, पर यह सब बेकार साबित हुआ। इतनी कड़ी व्यवस्था के बावजूद नंदूलाल बाबू ने अपना नशा जारी रखा। कोई नहीं समझ पाया कि आखिर वे कैसे कर रहे थे। पहले तो मुझे शक हुआ कि शायद परिवार का ही कोई सदस्य चोरी छिपे उन्हें जहर पहुंचा रहा है। इसलिए एक दिन मैंने खुद उनके कमरे की पहरेदारी की। मोहन की आवाज में अब एक अजीब सी हैरानी थी। वह बोला, और आश्चर्यजनक बात यह हुई कि मेरी मौजूदगी के बावजूद, मेरी सख्त निगरानी के बावजूद, उन्होंने उस दिन 3 बार वह जहर ले लिया। मुझे यह तब पता चला
जब मैंने उनकी नब्ज की जांच की, नशे के लक्षण साफ दिख रहे थे, लेकिन मैं यह पता नहीं लगा सका कि उन्होंने वह जहर कब लिया और कहां से लिया। मैं पूरे समय कमरे में मौजूद था, मेरी नजर हर तरफ थी, फिर भी वे मुझे धोखा देने में कामयाब रहे। उसने अपनी सिगरेट बुझाई और तुरंत एक नई सिगरेट जलाते हुए कहा। उसके बाद मैंने उनके कमरे की बहुत सावधानी से तलाशी ली। मैंने हर कोने को देखा, हर फर्नीचर को खंगाला, हर दराज खोलकर देखी। मैंने सभी आने जाने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन मैं आज तक उन्हें उस नशे से रोक नहीं पाया हूं। मोहन ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, यही मेरी समस्या है। मुझे यह पता लगाना है कि वह बूढ़ा आदमी जो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं सकता, वह आखिर उस मकड़ी के जहर को कैसे हासिल कर लेता है और कब, किस तरीके से सबको धोखा देकर उसे निगल जाता है। इतना कहकर मोहन चुप हो गया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और हताशा के भाव थे। मुझे ठीक से पता नहीं चला कि कब व्योमकेश का दिमाग मोहन की कहानी से हटकर कहीं और चला गया था। मोहन के बोलना खत्म करते ही व्योमकेश अचानक खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अजीत, चलो अब हमें घर जाना चाहिए। अभी अभी मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मैं समझ गया कि वह जालसाज का केस फिर से उसके दिमाग में घूम रहा था। संभव था कि उसने मोहन की बात का आखिरी हिस्सा ध्यान से सुना भी ना हो। मैंने थोड़ा निराश होते हुए कहा, व्योमकेश, शायद तुमने मोहन की पूरी कहानी पर ध्यान नहीं दिया। व्योमकेश ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं अजीत, मैंने हर शब्द ध्यान से सुना है। यह समस्या वाकई बहुत अजीब और दिलचस्प है। सच कहूं तो मैं भी फिलहाल इस पहेली को पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं, लेकिन इस वक्त मेरे लिए इस पर समय देना संभव नहीं है। मोहन के चेहरे पर स्पष्ट रूप से चोट के निशान दिखाई दिए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है व्योमकेश बाबू, आप सही कह रहे हैं। आपको इस तरह के छोटे मोटे मामलों में उलझाना उचित नहीं था। मुझे माफ कीजिए। फिर उसकी आवाज में एक दर्द भरा। वह धीरे से बोला, लेकिन इतना तो है कि अगर यह रहस्य सुलझ जाए तो शायद उस इंसान की जान बच सकती है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपनी आंखों के सामने धीरे धीरे जहर से मरते हुए देखना पड़े। व्योमकेश थोड़ा विचलित हो गया। उसने तुरंत कहा, मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं इस मामले को नहीं देखूंगा, लेकिन समझिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए मुझे कम से कम कुछ घंटों की जरूरत होगी। मुझे उस व्यक्ति को देखना भी होगा। उससे मिलना बहुत जरूरी है। यह भेंट काफी मददगार साबित हो सकती है, लेकिन यह सब आज नहीं हो सकता। उसने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, यह सही है कि नंदूलाल बाबू जैसे अनोखे व्यक्ति को यूं ही मौत के मुंह में जाने देना गुनाह होगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत रहें, लेकिन इस समय मुझे फौरन अपने घर पहुंचना बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि जालसाज को पकड़ने के लिए मुझे एक बार फिर से उन कागजातों का अध्ययन करना होगा। इसलिए आज के लिए नंदूलाल बाबू को शांति से अपनी खुराक लेने दीजिए। कल से मैं उनके जहर पर रोक लगा दूंगा। मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस आप मुझे बता दीजिए कि कब आ सकते हैं, ताकि मैं आपको लेने के लिए गाड़ी भेज सकूं। व्योमकेश ने एक पल सोचा और फिर बोला, मेरे पास एक सुझाव है। अजीत को अपने साथ ले जाइए। इससे आपकी उत्सुकता को थोड़ी राहत मिलेगी। अजीत को एक बार जाकर पूरी स्थिति का जायजा लेने दीजिए। उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैं आज रात या कल सुबह तक आपकी समस्या का हल दे दूंगा। व्योमकेश का यह प्रस्ताव सुनकर मोहन के चेहरे पर जो निराशा छा गई, वह किसी से छिपी नहीं रही। व्योमकेश की जगह अजीत का जाना उसे स्वीकार नहीं था। व्योमकेश ने यह भी देख लिया, इसलिए उसने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, देखिए, अजीत आपका मित्र है, इसलिए शायद आपको उस पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन दिल छोटा मत कीजिए। अजीत अब पहले वाला अजीत नहीं रहा। वह एक सफल जासूस के साथ इतने सालों से काम कर रहा है कि अब वह खुद भी उसी स्तर पर पहुंच चुका है। मैं तो कहूंगा कि संभव है कि अजीत खुद ही आपकी इस पहेली को सुलझा दे। लेकिन इतनी तारीफ के बाद भी मोहन के चेहरे से मायूसी नहीं गई। वह ऐसे लग रहा था जैसे कोई शिकारी पूरा दिन बड़ी मछली पकड़ने की उम्मीद में बैठा हो और शाम को उसके जाल में सिर्फ एक छोटी सी मछली फंसे। आखिरकार उसने हार मानते हुए कहा, ठीक है, अजीत ही चले मेरे साथ। व्योमकेश ने तुरंत कहा, और अगर वह कामयाब नहीं हो पाया तो आप मुझ पर भरोसा रखिएगा, मैं जरूर आऊंगा। जाने से पहले व्योमकेश ने मुझे एक तरफ बुलाया और धीरे से कहा, अजीत, वहां जाकर हर चीज का ठीक से मुआयना करना। कमरे की बनावट। मैंने सिर हिलाया। पिछले कई सालों से व्योमकेश के साथ रहते हुए, उसकी अनगिनत पहेलियों को सुलझते देखते हुए और कई मामलों में उसकी मदद करते हुए मुझे भी अब लगने लगा था कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो मैं नहीं सुलझा सकता। मोहन ने मेरी क्षमता पर जो संदेह जताया था, उसने मुझे थोड़ा आहत किया था।
और मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि मैं इस समस्या को हल करके ही रहूंगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ मैं मोहन के साथ चल पड़ा। हम दोनों ने बस पकड़ी। शाम का अंधेरा अब गहरा हो चुका था। सड़कों पर बत्तियां जल चुकी थीं और लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद हम उस इलाके में पहुंच गए जहां नंदूलाल बाबू का घर था। सड़क की रोशनी में मोहन आगे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे। हम सर्कुलर रोड पर कुछ मिनट चले होंगे कि मोहन ने दूर एक विशाल हवेली की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, यही है वह घर। घर के बाहर लोहे का एक भव्य और मजबूत गेट लगा था। गेट के बाहर एक दरबान खड़ा था। उसने मोहन को देखते ही सलाम किया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाने लगा उसने मुझे रोक दिया। साहब, आप अंदर नहीं जा सकते, दरबान ने कड़क आवाज में कहा। मोहन ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे दरबान, ये मेरे साथ हैं, इन्हें जाने दो। ओह ठीक है डॉक्टर साहब, माफ कीजिएगा। दरबान ने रास्ता दे दिया। हम बरामदे में घुसे। अंदर का माहौल बड़े घरों जैसा ही था। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थीं। हवा में एक पुराने घर की खास महक थी। हम कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि एक युवा लड़का हमारी तरफ आता दिखाई दिया। उसकी उम्र करीब 20 साल रही होगी। ओह डॉक्टर साहब, आप हैं, आइए आइए, उस युवक ने गर्मजोशी से कहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मोहन ने उसे 2 कदम दूर ले जाकर कुछ धीरे से कहा। युवक ने जवाब दिया, हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें देख लेना जरूरी है। फिर मोहन ने मेरा परिचय कराया। अजीत, यह है अरुण, नंदूलाल बाबू का बड़ा बेटा। और अरुण, यह है अजीत बंद्योपाध्याय, मेरा पुराना मित्र। अरुण हमें उस कमरे तक ले गया जहां नंदूलाल बाबू रहते थे। रास्ते में 2 कमरे आए। तीसरे दरवाजे पर पहुंचकर अरुण ने धीरे से दस्तक दी। अंदर से एक कर्कश, गुस्से भरी आवाज गूंजी, कौन है वहां? मुझे परेशान मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। अरुण ने धैर्य से कहा, पिताजी, मैं अरुण हूं, डॉक्टर साहब आए हैं आपको देखने, कृपया दरवाजा खुलवा दीजिए। अंदर से आवाज आई, अभय, जरा दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोलने वाला शायद अरुण का छोटा भाई था। उसकी उम्र लगभग 18 साल रही होगी। अरुण ने उससे धीरे से पूछा, क्या आज उन्होंने ले लिया? अभय ने निराश होकर अपना सिर हिला दिया। मतलब हाँ। कमरे के अंदर घुसते ही मेरी नजर सबसे पहले बीच में रखे पलंग पर पड़ी। उस पलंग पर नंदूलाल बाबू अपनी दुबली पतली कमजोर काया के साथ तकिए का सहारा लेकर आधे लेटे हुए थे। उनके हाथ में एक खुला हुआ पेन था। वे अपनी आग की तरह जलती आंखों से हमें घूर रहे थे। उनके सिर के ठीक ऊपर एक फ्लोरोसेंट ट्यूब जल रही थी। बगल में रखी टेबल पर एक लैंप भी जल रहा था। उस रोशनी में उस व्यक्ति को साफ साफ देखा जा सकता था। उनकी उम्र लगभग 52 या 53 साल रही होगी, लेकिन उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे, जैसे बर्फ की तरह। त्वचा का रंग पीला और बेजान था। कद बहुत छोटा था। शरीर का मांस सूख चुका था, जिसके कारण उनके चेहरे की हड्डियां उभर कर बाहर निकल आई थीं। गालों की हड्डियां नुकीली हो गई थीं। उनकी नाक तोते की चोंच की तरह मुड़ी हुई थी और होठों की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही थी। दोनों आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उस चमक के भीतर मृत्यु की छाया भी साफ दिखाई दे रही थी। उनका निचला होंठ लटक गया था और एक तरफ झूल रहा था। कुल मिलाकर उनकी पूरी शक्ल एक मरणासन्न और असंतुष्ट प्राणी की तरह लग रही थी, जैसे जीवन और मृत्यु के बीच झूलता कोई अभागा इंसान। जब मैंने उस भूत जैसे दिखने वाले शरीर को ध्यान से देखा तो मेरा पूरा ध्यान उनके दाहिने हाथ पर चला गया। वह हाथ बार बार अचानक से कांपता था, बिल्कुल वैसे जैसे किसी मरे हुए मेंढक के शरीर पर बिजली का झटका लगने से वह एकदम से उछल जाता है। उसी तरह नंदूलाल बाबू का दाहिना हाथ अचानक से थरथराकर ऊपर उठ जाता था। उनकी आंखें लगातार मुझे घूर रही थीं। उन आंखों में नफरत और संदेह भरा हुआ था। उन्होंने अपनी कर्कश और गुस्से भरी आवाज में गरजते हुए कहा, डॉक्टर, तुम्हारे साथ यह आदमी कौन है? किसने इसे यहां बुलाया है? इसे कह दो कि यहां से चला जाए, अभी के अभी निकल जाए मेरे कमरे से। मोहन ने मुझे देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया कि मुझे नंदूलाल बाबू की बातों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर वह पलंग के करीब गया। पलंग पर तमाम कागज बिखरे पड़े थे। उसने उन कागजों को एक तरफ सरकाया और अपने बैठने के लिए जगह बनाई। फिर उसने नंदूलाल बाबू की कलाई अपने हाथ में ली और उनकी नब्ज की जांच करने लगा। नंदूलाल बाबू एक जहरीली हंसी हंसे। वे कभी मुझे देखते, कभी डॉक्टर को। उनका दाहिना हाथ उसी तरह बीच बीच में थरथराता रहा। कुछ पलों बाद मोहन ने उनकी कलाई छोड़ दी। उसके चेहरे पर निराशा और गुस्सा दोनों थे।
उसने कहा, तो आपने फिर से वह जहर ले लिया? नंदूलाल बाबू ने बेशर्मी से जवाब दिया, हाँ ले लिया। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारे दिल में दर्द क्यों हो रहा है इससे? मोहन ने अपने होंठों को कसकर दबाया, फिर बोला, आप ये करके सिर्फ अपनी जान से खेल रहे हैं, और इस बात को आप क्यों नहीं समझते? आपने अपने दिमाग को इस जहर से पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। नंदूलाल बाबू ने व्यंग्य भरी आवाज में कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है, मैंने अपना दिमाग बर्बाद कर लिया है। वाह, क्या खूब बात कही तुमने। लेकिन तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल दुरुस्त है ना, तो फिर पकड़ क्यों नहीं लेते मुझे? तुमने तो मेरे चारों तरफ पहरेदारों की फौज लगा रखी है, फिर क्यों नहीं रोक पाते तुम मुझे? उनके चेहरे पर एक विकृत और भयानक मुस्कान फैल गई। मोहन खड़ा हो गया, उसकी आवाज में हताशा साफ सुनाई दे रही थी। वह बोला, आपसे बातचीत करना समय की बर्बादी है। मुझे लगता है कि आपको आपकी हालत पर ही छोड़ देना चाहिए। नंदूलाल बाबू अपने बेहुदे मजाक जारी रखते हुए बोले, क्या डॉक्टर साहब, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अपने आप को इंसान समझते हो? पकड़ लो मुझे अगर इतना दम है, नहीं तो यह चूसो। उन्होंने अपना अंगूठा उठाकर दिखाया और हंसने लगे। इतना घटिया और अश्लील मजाक करते हुए उन्हें अपने बेटों के सामने भी कोई शर्म नहीं आई। मेरी सहनशक्ति की भी सीमा थी। मोहन का धैर्य भी अब जवाब दे चुका था। उसने मुझसे कहा, अजीत, तुम्हें जो भी देखना है, जो भी जांच करनी है, कर लो। मुझसे अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। नंदूलाल बाबू का अब तक का घटिया मजाक एकदम रुक गया। उन्होंने अपनी जहरीली निगाहें मेरी ओर घुमाई और पूछा, तुम कौन होते हो? तुम्हारी यहां क्या हैसियत है? मेरे घर में तुम क्या करने आए हो? जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो वे और गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, तुम अपने आप को बहुत बड़ा जासूस समझते हो, है ना? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी चालबाजियां यहां काम नहीं आएंगी। भाग जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। सब चोर उचक्के, आवारे और बदमाश इकट्ठा हो गए हैं यहां। उन्होंने अपनी गालियों में मोहन को भी शामिल कर लिया। हालांकि वे मेरे आने का असली मकसद नहीं समझ पाए थे, लेकिन उन्हें शक जरूर हो गया था। अरुण अब पछता रहा था। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, इनकी इन बातों पर ध्यान मत दीजिए। जहर का नशा करने के बाद ये पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। मैंने मन ही मन सोचा कि जो नशा किसी इंसान के सबसे घिनौने और निकृष्ट रूप को सामने ला सकता है, वह कितना खतरनाक होगा। कौन सा व्यक्ति होगा जो इंसान को इतनी निचली और विकृत अवस्था में देखना चाहेगा? आदमी कितनी नीच स्थिति में गिर सकता है, यह देखकर मन दुखी हो गया। व्योमकेश ने मुझसे सभी तथ्यों की अच्छी तरह से जांच करने को कहा था, इसलिए मैं मन ही मन उस कमरे की हर चीज की सूची बनाने में लग गया। कमरा काफी बड़ा था। उसमें कुछ जरूरी चीजें थीं। एक पलंग था, कुछ कुर्सियां थीं, एक अलमारी थी और एक छोटी सी बेड साइड टेबल थी। टेबल पर टेबल लैंप के अलावा कागज, पेन और दूसरी लिखने की चीजें रखी थी। लिखे हुए कागज चारों ओर फैले पड़े थे। मैंने एक कागज उठाकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन 2-3 पंक्तियों के बाद मुझसे पढ़ा नहीं गया। सब कुछ अश्लील और घृणित बातों से भरा हुआ था। मोहन बिल्कुल सही कह रहा था कि इनका लेखन एमिल झोला जैसे लेखक को भी शर्मिंदा कर देगा। लेखक महोदय ने एक और कमाल किया था। कुछ खास लाइनों पर ध्यान खींचने के लिए उन्होंने उन्हें लाल स्याही से निशान लगाया था। सच में मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा घटिया और गंदा दिमाग नहीं देखा था। अपनी उबकाई को रोकते हुए मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखा, लेकिन तब तक वे फिर से अपने लेखन में डूब चुके थे। उनका पार्कर पेन तेजी से कागज पर दौड़ रहा था। पेन स्टैंड में एक और मार्कर पेन रखा हुआ था। शायद वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब लेखन रुके और वे अपनी पसंदीदा लाइनों को निशानित करें, और ठीक वही हुआ। जैसे ही एक पन्ना खत्म हुआ, उन्होंने लाल स्याही वाला मार्कर पेन उठाया और बड़े मन से कुछ लाइनों को निशानित करना शुरू किया। लेकिन पेन में स्याही खत्म हो गई थी, इसलिए उन्होंने स्टैंड में रखी लाल स्याही की शीशी से फिर से पेन को भरा और अपने काम में लग गए। मैंने अपना ध्यान अब दूसरी चीजों पर लगाया। अलमारी में कुछ आधी भरी दवाई की बोतलों के अलावा और कुछ नहीं था। मोहन ने बताया कि ये दवाइयां उसने ही दी थी। कमरे में 2 दरवाजे थे और 2 खिड़कियां थीं। एक दरवाजा वह था जिससे हम अंदर आए थे। दूसरा दरवाजा, जैसा मुझे बताया गया, बाथरूम में खुलता था। मैंने बाथरूम भी जाकर देख लिया। वह एकदम सामान्य था। तौलिया, साबुन, तेल, टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की चीजों के अलावा कुछ खास नहीं था। खिड़कियों के बारे में मुझे बताया गया कि वे कभी नहीं खुलती, हमेशा बंद ही रहती हैं। मैंने उन्हें देखा, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। मेरा दिमाग खाली ही रहा। मैंने सोचा कि क्यों न दीवारों को थपथपाकर देख लूं, शायद कोई छिपा हुआ दरवाजा या खोखली जगह हो। लेकिन फिर मैं रुक गया। मुझे लगा कि संभव है कि इन लोगों का कोई गुप्त तिजोरी या खजाना हो और मेरे ऐसा करने से उन्हें बुरा लगे। तभी अचानक मेरी नजर दीवार के एक आले में रखे चांदी से बने इत्रदान पर पड़ी।
उसमें एक छोटी सी सुई रखी हुई थी। मैंने उसे उठाकर ध्यान से देखा। फिर मैंने आहिस्ता से अरुण से पूछा, क्या नंदूलाल बाबू इत्र का इस्तेमाल करते हैं? अरुण ने मुंह बनाते हुए अपना सिर हिलाया। उसने कहा, पता नहीं, अगर करते होते तो उनके शरीर से खुशबू आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह यहां कब से रखा है? जितना मुझे याद है, पिताजी ने खुद इसे खरीद कर यहां रखा था। मैंने मुड़कर देखा। नंदूलाल बाबू ने अपना लेखन रोक दिया था और अब मुझे घूर रहे थे। मैंने उत्सुकतावश रुई के एक टुकड़े को उस इत्र में भिगोया और अपनी जेब में रख लिया। आखिर में मैंने पूरे कमरे को एक आखिरी बार बड़े ध्यान से देखा। नंदूलाल बाबू की नजरें लगातार मेरा पीछा करती रहीं। उनके चेहरे पर अब भी वही व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। हम सब लोग बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। बरामदे में थोड़ी ठंडक थी और हवा का हल्का झोंका आ रहा था। मैंने कहा, मैं आप सबसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, कृपया सही सही जवाब दें। अरुण ने कहा, जी हाँ जरूर, आप पूछिए। मैंने पूछा, क्या आप लोग लगातार उनके कमरे की पहरेदारी करते हैं? और इसमें कौन कौन शामिल है? अभय है, माँ है और मैं हूं। हम तीनों बारी बारी से पहरे पर बैठते हैं। हम किसी नौकर या बाहरी व्यक्ति को उस कमरे में नहीं जाने देते। क्या किसी ने कभी नंदूलाल बाबू को नशा लेते हुए देखा है? नहीं, हम में से किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन जब जब वे लेते हैं हमें पता लग जाता है। किसी ने देखा है कि वह जहर कैसा दिखता है? जब वे खुलेआम लिया करते थे तब मैंने देखा था, अरुण ने कहा। वह सफेद पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ है। पहले उसे होम्योपैथी की दवा वाली छोटी बोतल में रखा जाता था। वे फलों के रस में उसकी कुछ बूंदें मिला लेते थे। आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि वैसी कोई बोतल अब उनके कमरे में नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, हमने उनके कमरे को पूरी तरह से छान मारा है। तो साफ है कि वह जहर कहीं बाहर से आता है। कौन लाता होगा? अरुण ने निराशा से अपना सिर हिलाया। उसने कहा, हमें नहीं मालूम। क्या आप तीनों के अलावा कोई और व्यक्ति उस कमरे में जाता है? सावधानी से सोचिए। नहीं, डॉक्टर साहब के अलावा कोई और नहीं जाता। मेरी जांच लगभग खत्म हो गई थी। इससे ज्यादा मैं और पूछता भी तो क्या। मैं आराम से बैठकर सोचने लगा कि और क्या पूछा जा सकता है। तभी अचानक व्योमकेश की बात मुझे याद आ गई। मैंने फिर से नए सिरे से पूछना शुरू किया, क्या नंदूलाल बाबू को डाक से कोई चिट्ठी या पत्र आता है? नहीं। कोई पार्सल या और कुछ? तब अरुण ने जवाब दिया, हाँ, हफ्ते में एक बार उनके नाम एक रजिस्टर्ड लिफाफा जरूर आता है। उत्सुकता में मैं आगे झुक गया। कहां से आता है? कौन भेजता है? अरुण का सिर शर्म और संकोच में झुक गया। उसने कहा, वह कोलकाता से ही आता है। भेजने वाली एक महिला है, उसका नाम रेबेका लाइट है। मैंने कहा, ओह, तो यह बात है। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है कि उस लिफाफे में क्या होता है? हाँ, अरुण ने जवाब देते हुए मोहन की तरफ देखा। तो उसमें क्या होता है? मैंने बेसब्री से पूछा। खाली कागज। क्या? हाँ, कुछ खाली कागज मुड़े हुए रखे होते हैं, बस, और कुछ नहीं। मैंने हैरानी से दोहराया, और कुछ नहीं? नहीं। मैं कुछ पलों के लिए अवाक रह गया। मेरा दिमाग सन्न हो गया। मैंने फिर से पूछा, क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस लिफाफे में सिर्फ खाली कागज होते हैं? कुछ और तो नहीं होता? अरुण ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि पिताजी खुद हस्ताक्षर करके वह लिफाफा लेते हैं, लेकिन खोलने का काम मैं ही करता हूं। उन सादे कागजों के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता। क्या हर बार हर लिफाफा आप ही खोलते हैं? हाँ, हमेशा मैं ही। और कहाँ खोलते हैं? पिताजी के कमरे में ही, जहां पोस्टमैन उन्हें हस्ताक्षर कराने के बाद देता है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, लेकिन यह तो बड़ी अजीब बात है। खाली कोरे कागजों को रजिस्टर्ड डाक से भेजने का क्या मतलब हो सकता है? अरुण ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, मुझे भी यह समझ नहीं आता। मैं काफी देर तक एक पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं बैठा रहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आखिर में मैंने एक लंबी सांस ली और उठने के लिए हिला। जब पहली बार उस रजिस्टर्ड लिफाफे का जिक्र हुआ था तो मुझे लगा था कि मैंने रहस्य का सुराग पकड़ लिया है, लेकिन बाद में जब पता चला कि उसमें सिर्फ खाली कागज होते हैं तो मेरी सारी उम्मीद टूट गई। मुझे लगा कि वह दरवाजा अभी भी उतना ही बंद है जितना पहले था। मन में एक विचार आया कि हो सकता है यह पहेली आसान हो, लेकिन इसे सुलझाना मेरी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। चेहरे धोखा दे सकते हैं। जहर और लकवे से ग्रस्त इस बूढ़े व्यक्ति का चेहरा भी वैसा ही धोखेबाज है। उसकी चालाकी को समझना मेरे वश की बात नहीं। इसके लिए व्योमकेश जैसी तेज, स्पष्ट और कुशाग्र बुद्धि की जरूरत है। मन में हताशा भर गई थी। मैंने सोचा कि मैं जांच की पूरी रिपोर्ट व्योमकेश को दे दूंगा। इसी इरादे से मैं उठने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौन थी। मैंने पूछा, अच्छा,
यह तो बताइए कि क्या नंदूलाल बाबू किसी को चिट्ठी वगैरह लिखते हैं? अरुण ने कहा, नहीं, लेकिन हाँ, वे हर महीने मनी ऑर्डर जरूर भेजते हैं। किसे भेजते हैं? अरुण ने फिर से शर्म से अपना मुंह नीचे कर लिया। उसने कहा, उसी महिला को। मोहन ने समझाते हुए कहा, वह महिला कभी नंदूलाल बाबू के करीबी रिश्तों में थी। मैंने पूछा, कितनी रकम भेजते हैं? काफी बड़ी रकम भेजते हैं, हमें नहीं मालूम कि क्यों भेजते हैं। मेरे होठों पर जवाब आते आते रुक गया, शायद पेंशन। लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। मैं मोहन को वहीं छोड़कर घर से बाहर निकल आया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। व्योमकेश अपने कमरे में था। मेरे दरवाजा खटखटाने पर उसने दरवाजा खोला और पूछा, कैसा रहा? रहस्य खुल गया? उसने उत्सुकता से पूछा। नहीं, मैंने कहते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। व्योमकेश एक कागज को आवर्धक शीशे से पढ़ रहा था। उसने मुझ पर तेज नजर डाली और व्यंग्य से कहा, तुम कब से इतने शौकीन हो गए हो? क्या मतलब? यह इत्र की खुशबू। अरे भाई, मैंने इत्र लगाया नहीं है, सिर्फ नमूने के लिए लेकर आया हूं। मैंने व्योमकेश को पूरा वृतांत विस्तार से सुना दिया। व्योमकेश ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। अंत में मैंने कहा, मैं तो इस पहेली को सुलझा नहीं पाया दोस्त, अब तुम्हें इसमें दखल देना होगा। लेकिन मेरे मन में एक बात है कि इस इत्र की बारीकी से जांच करने पर शायद रहस्य खुल सकता है। किस रहस्य की बात कर रहे हो? व्योमकेश ने इत्र के रुई के टुकड़े को सूंघते हुए कहा, वाह, क्या शानदार खुशबू है। यह तो शुद्ध अंबर का इत्र है। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? वह इत्र को अपनी कलाई पर रगड़ते हुए बोला, हाँ, क्या बात थी? क्या सुलझेगा? मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, देखो, मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने नंदूलाल बाबू के कमरे की दीवारों पर मकड़ियां देखी थीं। मुझे लगता है कि वे उन्हें पकड़कर खा जाते होंगे। व्योमकेश जोर से हंस पड़ा। अजीत, तुम सचमुच एक महान विद्वान हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अरे भाई, दीवारों की साधारण मकड़ियों को अगर कोई खा भी ले तो उससे शरीर पर कुछ दानों के अलावा कुछ नहीं होता, कोई नशा नहीं होता, समझे? आहत स्वर में मैंने कहा, ठीक है, तो तुम क्यों नहीं ढूंढ लेते? व्योमकेश गंभीर मुद्रा में कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक चुरुट सुलगाया और पूछा, क्या तुम समझ पाए हो कि खाली कागज डाक से क्यों आते हैं? नहीं। क्या तुमने सोचा है कि उस महिला को हर महीने पैसा क्यों भेजा जाता है? नहीं। क्या तुम अब तक यह भी नहीं सोच पाए हो कि नंदूलाल बाबू अपनी अश्लील कहानियों में कुछ पंक्तियों को लाल स्याही से क्यों निशानित करते हैं? नहीं। पर क्या तुम समझ गए? हाँ, शायद, व्योमकेश ने कहा और चुरुट का एक जोरदार कश लगाया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जब तक एक तथ्य के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता, मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। वह क्या तथ्य है? मैं जानना चाहता हूं कि नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग कैसा है। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। रूखी आवाज में मैंने कहा, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? मजाक? व्योमकेश ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसने मेरे चेहरे के भावों को पढ़ा और बोला, तुम तो नाराज हो गए। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। पूरा रहस्य सिर्फ नंदूलाल बाबू की जीभ के रंग पर निर्भर है। अगर उनकी जीभ का रंग लाल है तो मेरा अनुमान बिल्कुल सही है। अगर वह लाल नहीं है तो फिर मुझे दोबारा सोचना होगा। तुमने उनकी जीभ का रंग देखने की कोशिश नहीं की, है ना? नहीं, मैंने उनकी जीभ का रंग देखने की कोशिश नहीं की। व्योमकेश हंसते हुए बोला, जबकि यह देखना सबसे पहला काम होना चाहिए था। मैं कुछ नहीं बोला। मेरे दिमाग में सवालों की झड़ी लगी हुई थी, लेकिन व्योमकेश फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया था। उसका पूरा ध्यान उस जालसाज के केस पर था। मैं उठकर ड्राइंग रूम में आ गया, एक आराम कुर्सी पर लेट गया और दोबारा सोचने की कोशिश करने लगा। जो भी हो, यह इतना मुश्किल तो नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मैं इसे सुलझा भी सकता हूं। मैंने फिर से शुरुआत से सोचना शुरू किया। खाली कागज रजिस्टर्ड डाक से क्यों आते हैं? क्या उन कागजों पर किसी गुप्त स्याही से कोई संदेश लिखा होता है? अगर ऐसा है भी तो उससे नंदूलाल बाबू को क्या फायदा? उससे उन्हें जहर की खुराक कैसे मिलती है? चलो मान लिया कि जहर किसी तरह कमरे में नंदूलाल बाबू तक पहुंच भी जाता है, तो फिर वे उसे छिपाते कहां हैं और कैसे छिपाते हैं? होम्योपैथी की दवा की बोतल में कैसे रखते हैं? इतनी सारी नजरों के सामने कैसे? और फिर उनके कमरे की तो नियमित जांच भी होती रहती है। वे यह सब कैसे करते हैं? इन तमाम सवालों पर गहरा चिंतन करते हुए मैं अब तक 5 चुरुट पी चुका था, लेकिन मैं एक भी सवाल का जवाब नहीं खोज पाया था। मैंने लगभग उम्मीद छोड़ ही दी थी। तभी अचानक एक विचार मेरे दिमाग में कौंधा। मैं झटके से उठकर सीधा बैठ गया। क्या ऐसा संभव है? और क्यों नहीं हो सकता? सोचने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह हो सकता है।
व्योमकेश भी तो यही कहता है कि अगर किसी समस्या का एक तार्किक रास्ता निकल सकता है, भले ही वह कितना भी अटपटा क्यों न लगे, उस पर चलना ही समझदारी है। इस मामले में भी वही रास्ता अपनाना चाहिए। मैं व्योमकेश के पास जाने के लिए उठने ही वाला था कि वह खुद ही आ गया। उसने मेरे चेहरे को देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या कोई सुराग मिला? हाँ, शायद लगता तो है। वाह, बताओ क्या है? जब बताने की बारी आई तो मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन मैंने उसे दरकिनार करते हुए कहा, देखो, मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने नंदूलाल बाबू के कमरे की दीवारों पर कई मकड़ियां देखी थीं। मुझे लगता है कि वे उन्हें पकड़कर खा जाते हैं। व्योमकेश की हंसी फूट पड़ी। अजीत, तुम सचमुच एक महान विद्वान हो। तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। अरे भाई, दीवारों की ये साधारण मकड़ियां अगर कोई खा भी ले तो शरीर पर कुछ दानों के अलावा कुछ नहीं होता, कोई नशा नहीं होता। समझ में आया? आहत होकर मैंने कहा, ठीक है, तो तुम ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? व्योमकेश गंभीर हो गया। वह कुर्सी पर बैठ गया और एक चुरुट सुलगाई। फिर उसने पूछा, क्या तुम समझ पाए हो कि खाली कागज डाक से क्यों आते हैं? नहीं। क्या तुमने सोचा है कि उस महिला को हर महीने पैसा क्यों भेजा जाता है? नहीं। क्या तुम अब तक यह भी नहीं सोच पाए हो कि नंदूलाल बाबू अपनी अश्लील कहानियों में कुछ पंक्तियों को लाल स्याही से क्यों निशानित करते हैं? नहीं। पर क्या तुम सोच पाए हो? हाँ, शायद। व्योमकेश ने चुरुट का एक गहरा कश लगाया। उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन जब तक एक तथ्य के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हो जाता, मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। क्या है वह तथ्य? मैं जानना चाहता हूं कि नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग कैसा है। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। रूखी आवाज में मैंने कहा, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? मजाक? व्योमकेश ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसने मेरे चेहरे के भाव पढ़े और बोला, अरे, तुम तो नाराज हो गए। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पूरा रहस्य केवल नंदूलाल बाबू की जीभ के रंग पर ही निर्भर कर रहा है। अगर उनकी जीभ का रंग लाल है तो मेरा अनुमान बिल्कुल सही है। अगर वह लाल नहीं है तो मुझे फिर से सोचना होगा। तुमने उनकी जीभ का रंग देखने की कोशिश नहीं की थी, है ना? नहीं, मैंने उनकी जीभ का रंग देखने की कोशिश नहीं की। व्योमकेश हंसकर बोला, जबकि यह देखना सबसे पहला काम होना चाहिए था। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, नंदूलाल बाबू के बेटे को फोन करके पूछ लो। वो तो सोचेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, मैंने कहा। व्योमकेश ने अपने हाथों को नाटकीय अंदाज में हिलाया और किसी कवि की तरह बोलने लगा, डरना क्या, घबराना कैसा, हिम्मत है तो रुकना किस बात का। मैं दूसरे कमरे में गया। मैंने फोन का नंबर ढूंढा और डायल किया। मोहन अभी भी उसी घर में था। उसी ने फोन उठाया। मैंने अपना सवाल पूछा। जवाब सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मोहन ने कहा, मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि यह जानकारी इस रहस्य में कोई महत्व रखती होगी। नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग चमकीला लाल है। यह थोड़ा अजीब जरूर है क्योंकि वे पान वगैरह तो खाते नहीं हैं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने तुरंत व्योमकेश को इशारे से बुलाया। उसने पूछा, रंग लाल ही है ना? हाँ। तो रहस्य सुलझ गया, उसने खुशी से कहा और फोन मेरे हाथ से ले लिया। डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ कि आप अभी भी वहीं हैं। आपकी समस्या सुलझ गई है। हाँ, अजीत ने ही सुलझाया है। मैंने तो केवल थोड़ी सी मदद की है। मैं तो आप जानते ही हैं, उस जालसाज के केस में फंसा हुआ था। उसे भी मैंने अभी अभी सुलझा लिया है। व्योमकेश ने फोन पर आगे कहा, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस लाल स्याही की दवात और पेन को उस कमरे से हटा दीजिए। हाँ, बस यही। आप अब समझ गए होंगे और कल समय निकालकर हमारे यहां आ जाइए। मैं पूरा खुलासा विस्तार से समझा दूंगा। फोन के दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। नमस्कार। जरूर, मैं आपका आभार अजीत तक पहुंचा दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि इसका दिमाग आजकल तेज धार की तलवार की तरह हो गया है। व्योमकेश ने हंसते हुए फोन रख दिया। जब हम ड्राइंग रूम में लौटे तो मैंने थोड़ी कठोरता से कहा, मैं सोच रहा हूं कि मुझे भी टुकड़ों टुकड़ों में हल दिखाई दे रहा है, पर तुम मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने कौन सा तरीका अपनाया। यह रहस्य तुमने कैसे सुलझाया? व्योमकेश ने घड़ी देखते हुए कहा, खाने का समय हो गया है। पोतीराम कभी भी बुलाने आ सकता है। फिर भी चलो, संक्षेप में तुम्हें बता देता हूं। वह बैठ गया और बोलने लगा, तुम शुरू से ही गलत दिशा में चले गए थे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम यह पता लगाना था कि वह जहर कमरे में घुसता कैसे है। उसके पैर तो हैं नहीं जो चलकर वहां पहुंचे। जाहिर है कि उसे लाने वाला कोई तो है। वह कौन है? व्योमकेश ने आगे समझाया, 5 लोग उस कमरे में जाते हैं, डॉक्टर, 2 बेटे, पत्नी और एक 5वां व्यक्ति। ये 4 लोग तो जहर नहीं ले जाएंगे, तो बचा
वह पांचवा व्यक्ति। यह पांचवा व्यक्ति कौन है? यह पांचवा व्यक्ति पोस्टमैन है। वह हफ्ते में एक बार आता है और जहर उसी के जरिए कमरे में पहुंचता है। लेकिन लिफाफे में तो खाली कागज के अलावा कुछ नहीं होता, मैंने कहा। यही तो चालाकी है, व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सब लोग यही सोचते हैं कि लिफाफे में ही शायद जहर होता होगा, इसीलिए किसी का ध्यान पोस्टमैन पर नहीं जाता। लेकिन यह पोस्टमैन बहुत चालाक है। वह कब स्याही की दवात बदल देता है, किसी को पता ही नहीं चलता। मैं ध्यान से सुन रहा था। व्योमकेश ने आगे कहा, रजिस्टर्ड डाक से खाली कागज भेजने का मकसद केवल पोस्टमैन को नंदूलाल बाबू के कमरे नहीं। अजीत, मैं ध्यान से सुन रहा था। व्योमकेश ने आगे कहा, रजिस्टर्ड डाक से खाली कागज भेजने का मकसद केवल पोस्टमैन को नंदूलाल बाबू के कमरे में प्रवेश करवाना है। और तुमने अपनी जांच में एक और गलती यह की कि उस महिला को भेजे जाने वाले पैसे को तुमने पेंशन मान लिया। यह कोई पुरानी परंपरा नहीं है। यह रकम असल में जहर की कीमत है जो वह महिला पोस्टमैन के जरिए नंदूलाल बाबू तक पहुंचाती है। अब देखो, उसने समझाना जारी रखा, जहर नंदूलाल बाबू के हाथों में कैसे पहुंच जाता है और किसी को शक भी नहीं होता, लेकिन कमरे के अंदर भी लगातार पहरा रहता है। तो कैसे वे उसे पी लेते हैं? और यहीं पर उनका लेखन काम में आता है। कागज, कलम, स्याही, सब कुछ जहर लेने के लिए है। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह काम वे बैठे बैठे ही कर लेते हैं। व्योमकेश ने विस्तार से बताया। वे काली स्याही के पेन से लिखते हैं, बीच बीच में लाल पेन से कुछ पंक्तियों को निशानित करते हैं, और जब भी मौका मिलता है लाल पेन की निब को मुंह से चूस लेते हैं। जब पेन में स्याही खत्म हो जाती है तब वे उसे दोबारा भर लेते हैं। अब समझे कि उनकी जीभ का रंग लाल क्यों है। मैं अवाक रह गया। लेकिन तुमने यह कैसे जान लिया कि वह लाल स्याही ही होगी? क्या वह काली स्याही नहीं हो सकती थी? अरे नहीं, व्योमकेश ने कहा, तुमने देखा नहीं काली स्याही का इस्तेमाल कितना ज्यादा है? क्या नंदूलाल बाबू चाहेंगे कि उनकी कीमती चीज यूं ही बर्बाद होती रहे? इसीलिए लेखन के केवल कुछ भागों को ही अंडरलाइन करना, यानी लाल स्याही का सीमित प्रयोग। अब समझ में आया, मैंने कहा। कितना आसान लगता है। बेशक आसान है, व्योमकेश ने कहा, लेकिन इस चालाकी के पीछे जो दिमाग काम कर रहा था उसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इसी आसानी ने अब तक इतने सारे लोगों को मूर्ख बनाया हुआ था। तुमने यह सब कैसे जान लिया? बहुत आसानी से, व्योमकेश ने समझाया। इस पूरे केस में दो ही बातें ऐसी थीं जो अटपटी थीं, जिनका पूरे मामले से कोई स्पष्ट संबंध नहीं दिख रहा था, इसलिए उन दोनों पर ही मुझे शक हुआ। पहली, खाली कागजों का रजिस्टर्ड डाक से आना। दूसरी, नंदूलाल बाबू का भारी मात्रा में लेखन करना और उसमें जगह जगह लाल स्याही से निशान लगाना। इन दोनों बातों पर जब मैंने गंभीरता से सोचना शुरू किया तो मुझे केस का सुराग अपने आप मिल गया, और देखो, वह जालसाज भी पकड़ में आ गया। इतने में दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। हम दोनों उस कमरे की तरफ तेजी से बढ़े। व्योमकेश ने फोन उठाया। कहिए, कौन साहब बोल रहे हैं? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। ओह, डॉक्टर साहब जी, कहिए। क्या? व्योमकेश ने चौंक कर पूछा। नंदूलाल बाबू ने हंगामा खड़ा कर दिया है। फोन पर कुछ और कहा गया। वे गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं, यह तो होना ही था। फिर कुछ सुनने के बाद व्योमकेश बोला, क्या वे अजीत को भद्दी गालियां दे रहे हैं, बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? यह तो बिल्कुल गलत है। उन्हें रोका जाना चाहिए, क्योंकि अगर उनका मुंह बंद नहीं किया जा सकता तो कोई और रास्ता नहीं है। कुछ और बात हुई? जी जी नहीं, अजीत इसके लिए बुरा नहीं मानेगा। वह जानता है कि इस दुनिया में अच्छा काम करने पर निंदा ही मिलती है। उसे पता है कि फूलों के गुलदस्तों के साथ साथ ईंट पत्थर भी मिलते हैं। यही दुनिया का नियम है। तो ठीक है साहब, विदा लेता हूं। व्योमकेश ने फोन रख दिया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा।